नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी वेदाश्रम यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा कि जो हमारे भारत की भूमि है, जो हमारे भारत देश की जमीन है, वह किन किन युगों की चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है और ये चट्टानें जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आपको बता दूं, वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण 3 कारण है जिसकी वजह से हमको भारत की चट्टानों को जानना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, अगर हम खेती की बात करें, कृषि की बात करें, तो कृषि के लिए मृदा का होना आवश्यक है। यदि मृदा मतलब मिट्टी उच्च क्वालिटी की होगी तो उस क्षेत्र में फसलें भी उच्च क्वालिटी की होंगी। तो मृदा बनती किससे है? चट्टानों के टूटने फूटने से। चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी, उसमें वनस्पति के अवशेष पड़ेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे और उस मिट्टी पे यदि खनिज पदार्थों की मात्रा अधिक होगी तो फसलें भी अच्छी होंगी। तो खनिज पदार्थ डिपेंड करता है कि कौन सी चट्टानें हैं। कारण जैसे आर्कियन चट्टानें हुई, धारवाड़ चट्टानें हुई, तो इसमें खनिज पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी हुआ तो ज्वालामुखी के दौरान निकले लावा से जो मिट्टी बनी वो काली मिट्टी कही गई। कपास के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। तो किस क्षेत्र में अच्छी खासी खेती होगी निर्भर करता है उस क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, और मृदा के लिए चट्टानों का जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। पहली बात हुई। दूसरी बात, जो चट्टानें यदि कठोर है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो यदि चट्टानें कठोर होंगी तो चट्टानों के अंदर से सोख के जल जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, तो हम ट्यूबवेल और नल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से जल को निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में भूमिगत जल का अभाव होगा। यदि उस क्षेत्र की चट्टानें, जो भूपृष्ठीय चट्टानें हैं, जो धरातल पे, यदि वो कठोर नहीं है और आसानी से वर्षा के जल अंदर में सोख कर चले जाते हैं, तो अंदर में जल इकट्ठा होता है और उसको हम हैंडपंप और ट्यूबवेल के माध्यम से निकाल लेते हैं। तो भूमिगत जल की बात हुई या पृष्ठीय मतलब धरातलीय जल की बात हुई, तो काफी कुछ डिपेंड करता है उस देश की चट्टानों पे। तीसरी बात हम बात करें तो ये चट्टानें खनिज के रूप में भरपूर होती हैं। जैसे धारवाड़ या आर्कियन क्रम की चट्टानें हुई तो उसमें लौह अयस्क हुआ, सोना चांदी हुआ, तांबा हुआ, तो ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। और साथ ही अगर चट्टान होगी तो पेट्रोलियम और कोयला हमको प्राप्त होगा। मतलब चट्टानों में खनिजें बहुत होती हैं और खनिज के आधार पर कई उद्योग भी लगाए जाते हैं। जैसे लोहा उद्योग लगाया जाता है, तांबा उद्योग लगाया जाता है, हीरा सोना चांदी उद्योग लगाया जाता है, तो कई मात्रा में उद्योग भी लगाए जाते हैं। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक विकास, किसी भी देश का सामाजिक विकास निर्भर करता है बहुत कुछ किस पे? उस देश की चट्टानों पे। बात समझ में आ रहा है? तो हम भारत देश के चट्टानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो भारत देश की चट्टानें हैं वह मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारत की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार की हैं और इन 6 प्रकारों का निर्धारण कैसे किया गया है? युग के हिसाब से। क्योंकि हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? हमारी पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी की अभी तक की आयु कितनी हो गई है? 4.6 अरब वर्ष पहले। तो 4.6 अरब साल पहले क्या था? जो हमारी पृथ्वी थी इस पे चारों तरफ लावा और मैग्मा का प्रसार था। क्योंकि पृथ्वी गर्म थी, हर तरफ तरल मैग्मा था, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो गर्मी की वजह से फिर धीरे धीरे चट्टानें ठंडी होने लगी, ठंडी होकर के ठोस होने लगी और हमारी पृथ्वी के ऊपर एक ठोस परत का निर्माण हो गया, एक ठोस चट्टानी परत का निर्माण हो गया। उसी को अग्नेय चट्टान कहते हैं और वही प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि वही चट्टान सबसे पहले बनी थी। तो उस युग को प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। जब 4.6 अरब वर्ष पहले से लेके आज से 80 करोड़ साल पहले के बीच के युगों को प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। और प्री कैम्ब्रियन युग में जो चट्टानें बनी थी उन चट्टानों को आर्कियन चट्टानें कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर या हमारे भारत की भूमि पे सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इन्हीं चट्टानों से, जैसे आपका अरावली पर्वत श्रेणी हुआ, काफी कुछ मात्रा में आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। जो आर्कियन चट्टानें हैं, वास्तव में हम भारत की बात करें तो ये कभी भी जल में नहीं डूबी थी। ये कभी भी जलीय भाग में नहीं डूबी थी। हाँ, इनके ऊपर बारिश जरूर हुई है, लेकिन सागर के अंदर कभी ये जल नहीं डूबे हैं। तो आइए हम लोग भारत के जो 6 प्रकार के चट्टान हैं किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन चट्टानों में कौन
से खनिज पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि हमें हमारे भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। आइए, हमारे भारत देश की सबसे जो प्राचीन चट्टान है, ये विश्व की भी सबसे प्राचीन चट्टान है, वो आर्कियन चट्टानें हैं। हम पृथ्वी की बात करें, चाहे अपने भारत देश की बात करें, अपने भारत देश की जमीन जो मिट्टी है, जो चट्टान है, लगभग 86% चट्टान कौन सी है? आर्कियन चट्टान। हमारे भारत देश की 86% चट्टानें आर्कियन चट्टानों से बनी हुई हैं। और ध्यान रखना, चूंकि ये चट्टानें तरल मैग्मा, तरल लावा के ठंडा होने से बनी थी, इसलिए उस टाइम पे जीवन के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं, कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं। मतलब आर्कियन युग की चट्टानें जीवों से अभावित होते हैं, जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। और ये सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों में लोहा भी आपको मिल जाएगा, तांबा भी मिलता है, क्रोमियम भी मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, मैग्नीज मिलता है, निकिल मिलता है। मतलब बहुत ही उच्च क्वालिटी के धातु हमको खनिज प्राप्त होते हैं। जितनी लाइनें आप देख रहे हैं, ये सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? हमारे इंडिया में आर्कियन चट्टानें। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, जो बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड के इलाके में आपको आर्कियन की चट्टानें मिलेंगी। और बुंदेलखंड कहाँ? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग मतलब झांसी, और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग पूरा बुंदेलखंड से बना हुआ है। और यह बुंदेलखंड का इलाका क्या कहा जाएगा? किन चट्टानों से बना है? आर्कियन चट्टानों से। दूसरी बात, आर्कियन चट्टानों की खोज कहाँ हुई हमारे भारत में? तो बंगाल का जो नाइस है, बंगाल की जो चट्टानें हैं, तो बंगाल में काफी मात्रा में सबसे प्राचीन आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरे क्षेत्र की यदि बात करें तो आप तमिलनाडु स्टेट, केरल स्टेट और इधर कर्नाटक की बात करें तो तीनों की संधि पे, और ये नीलगिरी पर्वत है, क्या स्थित है यहाँ? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत जो स्थित है, यह इधर से पूरा पूर्वी घाट पहाड़ी है, इधर पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, इधर से पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ एक पर्वत है जिसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत। यहाँ पे भी आर्कियन नाइस पाई जाती है। बात क्लियर हुआ? कितना पॉइंट आर्कियन के बारे में याद रखना है? एक तो ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। दूसरी बात, इन चट्टानों में जीवन का अवशेष नहीं पाया जाता है, मतलब कोई भी जीवन नहीं है इन चट्टानों में। ये चट्टानें बंगाल, बुंदेलखंड, नीलगिरी, या हम प्राचीन भारत के चाहे उड़ीसा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, हर क्षेत्रों में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। और इनमें लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल वगैरह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसकी बात हमने किया? आर्कियन चट्टानों की। अब हम बात करते हैं दूसरी चट्टानें, धारवाड़। हम आपको बताएं कि हमारा जो पृथ्वी है वो कई युगों में बांटा गया है। तो सबसे पुराना युग क्या था? आर्कियन युग था, प्री कैम्ब्रियन युग था। उस युग की चट्टानों को आर्कियन चट्टानें। फिर हमारे भारत में धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं, ये भी सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इन चट्टानों को धारवाड़ इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरा स्टेट किसका है? ये नीचे ये पूरा कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है धारवाड़। कर्नाटक में एक स्थान का नाम है, एक जिला का नाम है, उसका नाम है धारवाड़। इस धारवाड़ इलाके में सबसे पहले इन चट्टानों की खोज की गई, इसलिए इनको धारवाड़ चट्टानें कहते हैं, धारवाड़ शैल कहते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा प्राचीन चट्टानें हैं, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों में भी क्या नहीं पाया जाएगा? जीवन का अवशेष नहीं पाया जाएगा, जीव विहीन चट्टानें हैं। कौन सी? धारवाड़। आर्कियन की जीव विहीन, धारवाड़ की जीव विहीन। उसके बाद ये प्राथमिक रूपांतरित शैल है। रूपांतरित शैल, कायांतरित शैल। तो सबसे पहले प्राथमिक चट्टान मतलब मौलिक चट्टान बना था। हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, तरल मैग्मा, लावा ठंडा हुआ, तो सबसे पहली पृथ्वी की परत बनी उससे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उन परतों में रूपांतरण शुरू हुआ, चाहे गर्मी और दाब के बढ़ने से, चाहे लावा और मैग्मा के पुनः निकलने से। क्या हुआ? रूपांतरण हुआ। तो ये प्रथम रूपांतरित चट्टानें हैं, कौन सी? धारवाड़। ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं यदि हम देखें तो आप पाएंगे ये तमिलनाडु का इलाका हुआ। तो तमिलनाडु में पहला नंबर जो धारवाड़ आप देख रहे हैं, यहीं पर इसकी खोज हुई। धारवाड़ के बाद हम बात करें
तो ये दूसरा इलाका इसी का है जिसको बेल्लारी कहते हैं, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। धारवाड़ हुआ, बेल्लारी हुआ, या हम ये भी और एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो जो धारवाड़ की चट्टानें हैं वो कर्नाटक में भी मिलेंगी, तमिलनाडु में भी मिलेंगी। तमिलनाडु के मदुरई में पर्याप्त मात्रा में ये चट्टानें मिलती हैं। तमिलनाडु के मदुरई में पर्याप्त मात्रा में धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो आप आएंगे कहाँ, उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा और झारखंड में भी धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। इधर मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, उसमें भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर अगर आसाम में आप देखेंगे तो दो पहाड़ियां हैं, एक मिकिर पहाड़ी है और एक रेगमा पहाड़ी है। एक मिकिर पहाड़ियां हैं और दूसरा रेगमा पहाड़ी है। कहाँ, असम में। तो इस मिकिर और रेगमा पहाड़ी का भी भाग किससे निर्मित है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और गारो, खासी और जयंतिया, मेघालय के इन तीनों क्षेत्रों में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। प्लस मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इनमें क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक खनिज वास्तव में धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक खनिज धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, सोना आप देख लो, चांदी आप देख लो, क्रोमियम हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, मैग्नीज हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, ये समस्त खनिज पदार्थ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाए जाती हैं। जैसे यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आप सभी लोग जानते होंगे कि कर्नाटक में एक खान है इसकी सोने की, जिसको क्या कहते हैं, कोलार गोल्ड माइन। जानते होंगे कोलार गोल्ड माइन। तो जो कोलार की खान है, ये कोलार में जो सोना पाया जाता है, ये किन चट्टानों में मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। यही हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको क्या कहते हैं, कुर्नूल जिला। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और कुर्नूल में भी सोने की खान है। कहाँ, पहला नंबर हमने क्या देखा, कोलार, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में, यहाँ पे भी सोने की खान। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में भी सोने की खान। तो कहने का मतलब इन क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ में आप लोहा पाएंगे, उच्च क्वालिटी का लोहा, लौह अयस्क। आप बेल्लारी में उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये चट्टानें किन से बनी है, धारवाड़ से बनी है। ठीक, इसके बाद जब हम और ऊपर आए तो यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ का इलाका है। आप लोग मैप थोड़ा बहुत यदि आप सही से पढ़े होंगे, सही तरीके से भारत की अवस्थिति और विस्तार को देखे होंगे, तो आपको कुछ न कुछ स्टेट कहाँ पे है वो समझ में आ रहा होगा। जैसे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, तो ये छत्तीसगढ़ का इलाका है और छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खदान है जिसका नाम है बैलाडीला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खदान है जिसका नाम है बैलाडीला। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ भी लोहा पाया जाता है बैलाडीला में। फिर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज का इलाका हुआ। मयूरभंज में क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। क्योंझर की बात करें तो क्योंझर में भी क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। फिर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड के इसमें सिंहभूमि में भी लौह अयस्क उच्च क्वालिटी का पाया जाता है। मतलब जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा, सोना, चांदी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो धारवाड़ की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो आपका कर्नाटक का इलाका हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, मेघालय हुआ, यहाँ तक कि असम के मिकिर और रेगमा पहाड़ी में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बात इतनी क्लियर हो रही है। ये थोड़ा सा हम लोकेशन आपको और सही तरीके से पढ़ाएंगे तब जब लौह अयस्क की बात करेंगे, लौह अयस्क उद्योग की बात करेंगे, या सोना चांदी अयस्क और सोना चांदी उद्योग की बात करेंगे, तब हम और सही तरीके से लोकेशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ मैंने सामान्य जानकारी आपको प्रदान की है। या और यदि हम बात करें किसकी,
धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसके उत्तरी भाग में एक श्रेणी है जिसको रियालो श्रेणी कहते हैं। रियालो श्रेणी, रियालो श्रेणी के अलावा इसको दिल्ली श्रेणी भी कहते हैं। दिल्ली श्रेणी को इसको मजनू का टीला भी कहते हैं। मजनू का टीला, यहीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में रियालो या दिल्ली श्रेणी के ऊपर ही पहाड़ी पर ही क्या स्थित है, राष्ट्रपति भवन। तो ये जो रियालो पर्वत श्रेणी है ये भी धारवाड़ युग की चट्टानें हैं। इसमें धारवाड़ युग की चट्टानें हैं, तो इसमें संगमरमर भी उच्च क्वालिटी का मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका मकराना का और भगवानपुरा का संगमरमर है, मकराना संगमरमर सुने होंगे कहाँ, राजस्थान में। भगवानपुरा का संगमरमर आप लोग सुने होंगे कहाँ स्थित है, भगवानपुरा का संगमरमर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो भगवानपुरा का संगमरमर या मकराना का संगमरमर किससे संबंधित है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। तो आप देख रहे होंगे कि वास्तव में चट्टानें जिन क्षेत्रों में उच्च क्वालिटी की धारवाड़ या आरकेएन की पाई जाती हैं वह क्षेत्र खनिज संसाधनों से पर्याप्त मात्रा में संपन्न है। लेकिन धारवाड़ या आरकेएन क्रम की चट्टानों में कोयला या पेट्रोलियम नहीं मिलता और ना ही इसमें कोई जीव मिलता है। तो जब जीव ही नहीं मिलता तो कार्बन की कोई संभावना नहीं, और पेट्रोलियम या कोयला तो कार्बन ही है पूर्ण रूप से। तो वनस्पति या जीव के अवशेष का पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। हमने किसके बारे में चर्चा की, धारवाड़ के बारे में चर्चा की। बताया पहली रूपांतरित चट्टानें हैं ये जीव विहीन चट्टान है। इसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, निकिल, संगमरमर पाया जाता है। कर्नाटक, उड़ीसा वगैरह राज्यों में पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा क्या, धारवाड़ युग की चट्टान। ठीक है, ये महाराष्ट्र का इलाका है, लेकिन महाराष्ट्र में लावा का पठार है, लावा का मैदान है। इसके अंदर लगभग 3000 मीटर के अंदर आपको धारवाड़ और आरकेएन क्रम की चट्टानें मिलेंगी, लेकिन इतना खोदना किसी के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इन खनिजों का दोहन नहीं किया जा पा रहा है, और जहां जहां पर दिखाई दे रही है चट्टानें अभी वहीं की चट्टानों को निकाल करके उद्योगों में लगाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जानने के बाद हम तीसरी चट्टानें कुड़प्पा की बात करें। तो जो कुड़प्पा की चट्टानें हैं वो कुड़प्पा के नाम पे पड़ी है। कुड़प्पा की चट्टानें कहाँ, सबसे पहले कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की खोज कहाँ हुई थी, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक स्थान में। कहाँ पे हुई थी, आंध्र प्रदेश के, ये आंध्र प्रदेश का इलाका होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, ये आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, एक जिला है जिसका नाम है कुड़प्पा, और कुड़प्पा में सबसे पहले इस क्रम की चट्टानों की खोज हुई आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा में। बात समझ रहे हैं। और यहाँ कौन सा जिला अभी हमने बताया, कुर्नूल। तो कुड़प्पा और कुर्नूल जिले में भी कुड़प्पा चट्टानों की खोज की गई थी। ये चट्टानें भी प्री कैम्ब्रियन है, लावा और मैग्मा के ठंडे होने से या उनके रूपांतरित या कायांतरित होने से ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसलिए इन चट्टानों में भी जीवन के कोई अवशेष नहीं मिलते। खनिजों की यदि हम बात करें तो जितना खनिज आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानों में धात्विक खनिज मिलती थी उतनी खनिजें इसमें नहीं पाई जाती हैं। बहुत सामान्य मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है, बहुत सामान्य मात्रा में संगमरमर पाया जाता है। किस क्रम की चट्टानों में, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आपको पता चला कहाँ है, लगभग आंध्र प्रदेश के इलाके में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में या थोड़ा बहुत झारखंड में भी आपको मिल जाएगा क्या, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन के नाम से ही आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे भारत का एक मध्य प्रदेश का राज्य है जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं, और मध्य प्रदेश में ही एक पर्वत श्रेणी स्थित है जिसको कहते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। ये पूरा कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये पूरा विंध्य पर्वत श्रेणी। ये जो हमने बनाया है इसको विंध्य पर्वत श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आइकन आपको समझना होगा तो आप यहाँ से देख करके समझ लीजिएगा, चाहे इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। जैसे हमने ये बनाया है तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। एक तो यहाँ इतनी पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानें, और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है क्या, विंध्यन क्रम की चट्टानें। कहाँ कहाँ थोड़ा सा कहाँ पाया जाएगा, पहला नंबर तो मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश राजस्थान में, राजस्थान के
चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान का ये चित्तौड़गढ़ का इलाका है। ये सबसे लास्ट में जो आपको मिलेगा ये चित्तौड़गढ़ का इलाका है। चित्तौड़गढ़ से बिहार, ये बिहार राज्य है, बिहार राज्य के सासाराम तक गया है क्या, विंध्य पर्वत श्रेणी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक विंध्य पर्वत श्रेणी गई है। एक तो ये क्षेत्र हुआ, तो गुजरात भी थोड़ा सा, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, बिहार भी किसके क्षेत्र में आ जाएगा, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में आ जाएगा। तो विंध्य क्रम की चट्टानें भी इन क्षेत्रों में पाई जाएंगी। और छोटा सा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, किसका, विंध्य क्रम की चट्टान का। बात समझ में आ रही है। अच्छा, विंध्य क्रम की चट्टानों को यदि देखें तो इसके उत्तर में आपको इधर सिंधु, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान मिलता है। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है क्या, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत को, मतलब उत्तरी मैदान को दक्षिणी भारत से अलग करती है। प्राचीन काल में क्या था कि विंध्य पर्वत के उत्तर में रहने वाले क्षेत्र को या रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था और इस उत्तरी क्षेत्र को आर्याव्रत कहा जाता था। भारत का जो विंध्य पर्वत के ऊपरी वाला भाग था उसको आर्याव्रत कहते थे और विंध्य पर्वत के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणापथ कहते थे। विंध्य पर्वत के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणापथ कहते थे। बात क्लियर हो रही है। तो विंध्य पर्वत की चट्टानों में भी जीवन के अवशेष नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर विद्वान मानते हैं कि इसमें जीवन का अवशेष पाया जाता है, क्योंकि विंध्य क्रम की चट्टानों में हीरा मिलता है और कहते हैं हीरा शुद्ध कार्बन होता है। यदि वह कार्बन है तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई जीव रहा होगा, तभी उसमें कार्बन आया है, तो इसमें भी कुछ जीवन के अवशेष मिलते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उस कार्बन का अर्थ किसी दूसरे कार्बन से लगाया जाता है, जिसके बारे में हम तब बताएंगे जब आपको खनिजों के संबंध में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो विंध्य क्रम की चट्टाने में क्या क्या चीज पाया जाता है, चूना पत्थर मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा, हीरा हुआ। हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है तो आपको बता दूं, हमारे मध्य प्रदेश का एक इलाका है जिसको कहते हैं पन्ना। एक जिला है जिसका नाम है क्या, पन्ना। और पन्ना किसका जिला है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में क्या पाया जाता है, हीरा। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं गोलकोंडा। आप लोग गोलकोंडा किला या गोलकोंडा की लड़ाई इतिहास में सुने होंगे। तो ये जो गोलकोंडा इलाका है, गोलकोंडा है, हैदराबाद के लगभग दक्षिण में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लगभग दक्षिण में स्थित है क्या, गोलकोंडा। यहाँ पे भी हीरा पाया जाता है, हीरे की खान स्थित है तेलंगाना के गोलकोंडा में। मध्य प्रदेश के उत्तर में पन्ना जिले में क्या पाया जाता है, हीरा। किस क्रम की चट्टानों में, विंध्य। प्रश्न बनता है कि हीरा किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है, विंध्य चट्टान में। भारत के किन क्षेत्रों में हीरा पाया जाता है, गोलकोंडा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पन्ना जिला में क्या पाया जाता है, हीरा। बात क्लियर हो रही है। आर्यावर्त किसे कहते हैं, विंध्य के उत्तर वाला भारत, विंध्य के दक्षिण वाले भारत को दक्षिणावर्त कहते हैं। कहां से, चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है क्या, विंध्य क्रम की। तो विंध्य क्रम की चट्टानें कहां कहां पाई जाएंगी, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, फिर बिहार हुआ और थोड़ा सा आंध्र तेलंगाना में आपका पाया जाता है क्या, विंध्य क्रम की चट्टानें। अगला हम गोंडवाना चट्टानों की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत देश में जो कोयला पाया जाता है वह लगभग गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। हमारे भारत देश में जो कोयला पाया जाता है वो किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और हमारे भारत की लगभग 95% कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का 95% कोयला किस चट्टानों से मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। किस क्रम की चट्टानों से मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। तो कहां कहां पे कोयला है हमारे क्षेत्र में, ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, जो नदी घाटियां होती हैं जिनसे होकर के जल प्रवाहित होता है या उनके आसपास का क्षेत्र जहां से जल बह करके उस नदी में आता है या जल अपवहन क्षेत्र जो होता है उसे नदी घाटी कहते हैं।
जैसे नदी आई तो यदि ये ऊपर पहाड़ी भाग है इधर और इधर पहाड़ी भाग है तो पानी बरसेगा तो छोटी छोटी निवेशिका के माध्यम से इस मुख्य नदी में चल जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र उस नदी की घाटी है, ये पूरा क्षेत्र उस नदी की घाटी है। इसी नदी घाटी में प्राचीन काल में जीव के अवशेष, वनस्पतियां, वृक्ष, पेड़ पौधे दब गए थे और उनके दबने से कोयला और जो नरम पशु पक्षी थे या नरम पौधे थे उनसे पेट्रोलियम वगैरह का निर्माण किस क्रम की चट्टानों में हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। कोयला जो पाया गया गोंडवाना चट्टानों में पाया गया। ये किन किन क्षेत्रों में? आपने नाम सुना होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है क्या? कोयला। ये एक नदी है, इसका नाम है गंगा, आप सभी जानते हैं, जो बांग्लादेश से होकर के पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है और इसकी एक दूसरी जलधारा निकलती है पश्चिम बंगाल में होते हुए जिसको हुगली नदी कहते हैं। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो हुगली नदी है इसी से आकर के एक नदी मिलती है जिसको कहते हैं दामोदर नदी। कौन सी नदी कहते हैं दोस्तों? दामोदर नदी। और इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ये कब रास्ता बदल दे कोई पता नहीं है, कब बाढ़ आ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। तो इसी दामोदर नदी की घाटी में पर्याप्त मात्रा में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मतलब कोयला पाया जाता है। जैसे यदि हम स्थानों की बात करें तो आप पश्चिम बंगाल में पाएंगे एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है जिसका नाम है रानीगंज। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयला मिलता है। हम झारखंड की बात करें तो नाम सुना होगा झरिया का। पश्चिम झारखंड में क्या नाम सुना होगा? झरिया का। झरिया में भी कोयला पाया जाता है। झारखंड में भी स्थित है बोकारो की खाने। बोकारो के खानों में भी क्या पाया जाता है? कोयला। हम कोयले के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे, कहाँ कहाँ पे कोयला पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे नहीं, कब? जब खनिज के बारे में आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी जानकारी, सामान्य जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से सब कुछ आवश्यक है। ये हमने बोकारो का इलाका देखा, रानीगंज का देखा और झरिया का देखा। ये किस नदी घाटी में है? दामोदर नदी घाटी में है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और हुगली गंगा नदी की ही धारा है, उसमें आकर के गिरती है। बात समझ गए? दूसरा कोयला का क्षेत्र कहाँ है? तो दूसरा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और ओडिशा होते हुए एक नदी बहती है जिसको कहते हैं महानदी। ये महानदी है। तो महानदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा का एक जिला है ढेंकानाल। उड़ीसा एक राज्य है जिसका एक जिला है, उसका नाम है ढेंकानाल। इस ढेंकानाल में एक स्थान है जिसका नाम है तालचर और इस तालचर क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। किस नदी घाटी में? यहाँ आया दामोदर नदी देखी, फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से महानदी बही। बात क्लियर हुआ? इसी महानदी पे उड़ीसा में हीराकुंड डैम बना हुआ है बिजली को बनाने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए यहीं पे बना हुआ है हीराकुंड डैम। तो इसमें उड़ीसा के तालचर में भी कोयला पाया जाता है। फिर हम दूसरी नदी घाटी की बात करें तो गोदावरी है। गोदावरी नदी घाटी में मतलब गोदावरी नदी घाटी में भी कोयला। कौन सा कोयला? गोंडवाना कोयला। और उसके बाद फिर इधर हम देखें तो महानदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में पर्याप्त मात्रा में कोयला पाया जाता है। और कुछ कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया हुआ झारखंड का, बोकारो हुआ झारखंड का, तालचर हुआ उड़ीसा का। और यदि हम छत्तीसगढ़ में कोयले की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा, जहाँ पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के कोयला खान। दूसरी बात हम बात करें आपसे कि जैसे मध्य प्रदेश का इलाका हुआ सिंगरैली का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक इलाका है सिंगरैली का और नीचे आकर के तेलंगाना का एक क्षेत्र है सिंगरौली का। तो सिंगरैली से सिंगरैली तक कोयले की एक लंबी परत पाई जाती है जिसको झिंगुरदा परत कहते हैं। जिसको झिंगुरदा परत कहते हैं। भारत की यह सबसे लंबी कोयले की परत है, झिंगुरदा कोयला परत।
या भारत की सबसे लंबी कोयला परत है, कहां से कहां तक स्थित है? झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से सिंगरैली से लेकर के सिंगरैली तक। सिंगरैली कहां पे स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना के उत्तरी भाग में स्थित है क्या? सिंगरैली। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है क्या? सिंगरैली। यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक कोयले की विशाल मोटी परत पाई जाती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में कोयला विद्यमान है। इस परत को झिंगुरदा कोयला परत कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? मतलब जो नदी घाटियां हैं वहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है। मूलतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में उच्च क्वालिटी का कोयला मिलता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, क्या होता है, कैसे बनेगा, हम सब आपको अगले क्लास में बताते चलेंगे। और 95% कोयला कहाँ पाया जाएगा? गोंडवाना चट्टानों में। अगले की बात करें हम दक्कन ट्रैप। अगले जो चट्टान है वो दक्कन ट्रैप की बात करें तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारा भारत देश प्राचीन काल में अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में अर्थात दक्षिण अफ्रीका के पास स्थित था। हमारा जो भारत देश है वो वास्तव में कहाँ स्थित था? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पास। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं मेडागास्कर है। भारत वर्तमान समय में कहां पे स्थित है? भारत यहीं पे स्थित है। और इधर हम यदि बात करें तो इधर एक दूसरा देश स्थित है जिसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा भारत पहले यही बीच में स्थित था। क्या? अपना इंडिया। ये दक्षिण अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका के बीच में स्थित था हमारा भारत। और ये ऑस्ट्रेलिया भी यही मेडागास्कर से लगा हुआ था। लेकिन फिर बाद में टूट करके हमारा भारत प्रवाहित होते हुए आज कहां आ पहुंचा है? चीन के पास। और चीन की प्लेट इधर आ रही है, इंडियन प्लेट उत्तर पूरब में जा रही है। तो दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो यहां से जब टूट रहा था तो युग था क्रीटेशियस का। आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले, आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले एक युग था जिसको क्रीटेशियस युग कहते हैं। और क्रीटेशियस युग में भारत का हमारा ये खंड टूट करके अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया। जब यहाँ से खंड टूटा तो यहीं से ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन प्रारंभ हो गया। ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन प्रारंभ हो गया, मतलब दरार पड़ गई जमीन में। जब टूटेगा खंड तो दरार पड़ेगी, और दरार के पड़ने से जो जमीन के नीचे दबाव था वो दबाव हल्का हो गया, और कुछ जल की मात्रा अंदर प्रवेश करने से ज्वालामुखी और तीव्र गति से प्रवाह स्टार्ट हो गया। और अंदर से मैग्मा और लावा का प्रवाह पूरे महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और लगभग कर्नाटक के इलाके में विस्तृत लावा दरार के माध्यम से फैल गया। और यह लावा बेसाल्ट लावा कहा जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। और जब लावा धरातल के ऊपर ठंडा होता है तो उसे बेसाल्ट कहते हैं। यह जो लावा उद्गार हुआ महाराष्ट्र के इलाके में, तो ये पूरा क्षेत्र क्या बन गया? लावा पठार। और जब यह ठंडा हुआ तो ठंडा होने से मिट्टी बनी, और मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। और यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, जिससे सूती वस्त्र उद्योग चलाए जाते हैं, तो कपास की खेती के लिए या गेहूं और गन्ने की खेती के लिए स्पेशल मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, और वास्तव में इसे हम लावा मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रीटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन मतलब दक्षिणी ट्रैप। ये दक्कन प्रदेश कहा जाता है, ये दक्कन प्रदेश कहा जाता है। तो इसी दक्कन प्रदेश में दक्कन ट्रैप हुआ किस युग में? क्रीटेशियस युग में। किस युग में? क्रीटेशियस युग में। क्रीटेशियस युग में हमारा भारत अलग हुआ था दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से, और अलग होकर के इसके पास प्रवाह शुरू हुआ किसका? लावा का। और जिससे किस चट्टान का निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। बात समझ में आया? किन किन राज्यों में स्थित है हमने आपको बताया। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़,
जैसे इलाकों में दक्कन ट्रैप मतलब लावा का पूरा प्रवाह हो गया और इसकी खोज की गई कहाँ की चट्टानों से, मध्य महाराष्ट्र के एक भुसावल नामक स्थान है जहां पर ये पहली बार खोजी गई कि ये चट्टाने जो हैं वो लावा से निर्मित है। मतलब काली मिट्टी है जिससे कपास की खेती अच्छी मात्रा में, गन्ना और गेहूं की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। आशा करता हूं आप लोगों को चट्टान के संबंध में जानकारी जो मिली होगी वो समझ में आई होगी। अब जो चट्टानें बचेगी, चट्टानों में जो आपको मिलेगा खनिज या कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ भूमिगत जल मिलेगा, कहाँ पृष्ठीय जल मिलेगा, इस समस्त चीजों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी 2 चट्टानें बच रही हैं। क्यों? क्योंकि अभी उत्तर में जो मैदान है आपका वो भी तो अवसादी चट्टानों से बना है, वो भी तो अवसाद से बना हुआ है। तो वो चट्टान किस युग में बना है? ये इतनी चट्टानों की हम बात करें जितना हमने बताया, ये लगभग मान के चलिए कि 14 करोड़ साल पहले से ही बनी है। सब बहुत प्राचीन चट्टानें हैं। आज से लगभग 6 करोड़ या 5 करोड़ साल की बात करें तो आपका चूंकि बीच में टेथीज सागर था, बीच में टेथीज सागर था और ये जो प्रायद्वीपीय भाग था, ये इतना प्रायद्वीपीय भाग था दक्षिण अफ्रीका के पास। तो जब ये इतना हम निकाल दें तो बीच में भाग खाली हो जाएगा और वह बीच का भाग जल से भरा हुआ था जिसको टेथीज सागर कहते थे। अब उस टेथीज सागर में उत्तर से आती थी क्या? नदियां, और नदियां अपने साथ में कंकड़ पत्थर अवसाद को, मिट्टी को लेकर के आके उस टेथीज सागर में जमा करती थी। और जब इस दक्षिण साइड में भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र आ रहा था तो इधर से भी नदियां अपने साथ मिट्टी ला करके जमा करती थी इस टेथीज भूसंगति में, गड्ढे में। जमा करते करते ये गड्ढा धीरे धीरे पट गया, गड्ढा धीरे धीरे भर गया और निर्माण हुआ किसका? मैदान का। धीरे धीरे अवसादी चट्टान, अवसादों का जमाव होता रहा। इधर से सिंधु नदी ला करके जमा करती थी, इधर से गंगा नदी ला के जमा करती थी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी ला के जमा करती थी। तो इन नदियों के जमा करने से, इन नदियों के जमाव से यह एक विस्तृत क्षेत्र बन गया, मैदान का निर्माण हुआ। इसको सिंधु का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसका निर्माण किस युग में हुआ था? इसका निर्माण तृतीयक युग में, इसका निर्माण द्वितीयक युग में हुआ था। किस युग में? चतुर्थ युग में, क्वार्टरनरी युग में, मतलब सबसे लास्ट वाले पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। और तृतीयक युग में विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसमें तृतीयक युग में विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जिसके एकदम नीचे की बात करें हम तो क्या कौन सी चट्टाने? आर्कियन और धारवाड़ की चट्टाने मिलेगी और सबसे ऊपर अवसादी चट्टाने आपको मिलेगी। ये था भारत के बारे में, भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया। ये एक शॉर्ट क्लास थी, एक छोटी क्लास थी। हम विस्तार पूर्वक और किसी तैयारी के लिए, ISPSS की तैयारी के लिए कि वास्तव में आर्कियन चट्टानें कैसे बनी, वास्तविक गुण क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में कैसे वास्तव में संपूर्ण धरती पर पाया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। वैसे ही धारवाड़ चट्टानें, वैसे ही कुड़प्पा वास्तव में कितने स्टेट में कैसे कैसे फैली हुई है, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जो कुछ भी आपके समझ में ना आए, मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप लोग कमेंट करिए। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारे भी समझ में आएगा कि जो पढ़ाने का तरीका है हमारा, या समझाने का तरीका है, वो आपके समझ में आता है कि नहीं। मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन आप समझे कि नहीं, सवाल ये है। बात समझ रहे हैं? और यदि ज्ञानवर्धक आपको लग रहा है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से लग रहा है कि आप सफल हो पाएंगे पढ़ करके, ऐसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी भारत के भूगोल को अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे से समझ सके। क्योंकि भारत का जो भूगोल है वो चाहे जो परीक्षा हो, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, चाहे BEO की परीक्षा हो, PCS या IAS की परीक्षा हो, हर परीक्षा में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पढ़ते रहिए, पसंद आए लाइक और कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन प्रतिदिन जो वीडियो हम डाला करें वो आपको प्राप्त होता रहे। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे भारत के भूआकृतिक विभाजन का, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में वीडियो लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।